Okay, let's go. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सर हम बहुत अच्छे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम चैप्टर 2 में कुछ नए टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, सर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है विच इज ऑल अबाउट ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल। बालको, आपने पार्ट 1 भी अच्छे से रीड किया है, पार्ट 1 भी अच्छे से पूरा प्रॉपर वीडियो देखा है। आपको कैसा लगा? सर हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 की नेक्स्ट क्लास, और हम आज का पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं विच इज ऑल अबाउट ट्रेड रिसीवेबल। सर ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल में डिफरेंस किस बात का है? बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स, आज हम कुछ नए चीजें समझने वाले हैं। पहला जो पॉइंट पढ़ने वाला हूं, डेटर्स। सर डेटर्स कौन होता है और क्रेडिटर कौन होता है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूं डेटर्स, और एक होता है बेटा क्रेडिटर। डेटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ओके। लेटेस्ट सपोज एक बिजनेसमैन है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है, उन्होंने गुड्स बेचा है मिस्टर वाई को, वो भी ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई ऑन क्रेडिट। मिस्टर एक्स ने गुड्स सेल किया मिस्टर वाई को। आप मुझे बताइए बेटा, इसमें से डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, आपने गुड्स जो बेचा है वो ऑन क्रेडिट बेचा है। तो मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो मिस्टर एक्स ने गुड्स बेचा है मिस्टर वाई को। क्या फ्यूचर में मिस्टर वाई से अमाउंट रिकवर होगा? बिल्कुल, मिस्टर वाई को फ्यूचर में अमाउंट रिकवर होगा। तो मिस्टर एक्स के लिए मिस्टर वाई कौन है? सर मिस्टर वाई है यहां पर एक डेटर। क्या है बेटा? डेटर। क्यों? बिकॉज मिस्टर एक्स को फ्यूचर में मिस्टर वाई से पैसा मिलेगा। अगर मैं यही बात करूं मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या मिस्टर वाई फ्यूचर में मिस्टर एक्स को पेमेंट चुकाएगा? हां। इसका मतलब अभी के लिए वो क्या है सर? एक लायबिलिटी है, और वो लायबिलिटी को हम यहाँ क्या नाम देने वाले हैं? क्रेडिटर। क्या नाम देने वाले हो बेटा? क्रेडिटर। ध्यान से सुनना मेरी बात। मिस्टर एक्स ने गुड्स सेल किया मिस्टर वाई को, तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, मिस्टर वाई बिकम अ डेटर। मिस्टर वाई बिकम अ डेटर बिकॉज मिस्टर वाई से फ्यूचर में अमाउंट रिकवर होगा। बट हम बात करें मिस्टर वाई की, तो मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर एक्स कौन है? मिस्टर एक्स कौन है? क्रेडिटर। क्यों? बिकॉज मिस्टर एक्स ने तो ऑन क्रेडिट गुड्स परचेज किया है। मिस्टर एक्स ने बेचा है, मिस्टर वाई ने परचेज किया है ऑन क्रेडिट। तो इसका मतलब मिस्टर वाई के लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो गई है टूवर्ड्स मिस्टर एक्स। तो इसका मतलब मिस्टर एक्स जो यहां पर सप्लायर हैं, वो अपने आप में क्या हो गया बेटा? क्रेडिटर। क्योंकि मिस्टर वाई जो है पेमेंट चुकाएगा इन फ्यूचर किसको? मिस्टर एक्स को। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। तो मिस डेटर अल्टीमेट कौन है? जिससे अमाउंट मिलेगा, और क्रेडिटर कौन है? जिसको हम अमाउंट चुकाएंगे, पेमेंट करेंगे इन फ्यूचर। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रेड रिसीवेबल। सर ट्रेड रिसीवेबल का जो मतलब है वो क्या मतलब है बेटा? ट्रेड रिसीवेबल को क्या मैं बोल सकता हूं? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, सर बोल सकते हैं। और इसी तरह से ट्रेड पेएबल को मैं क्या बोल सकता हूं? क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल। इसका मतलब यह हुआ ट्रेड रिसीवेबल एक वाइड कॉन्सेप्ट है जहां पर डेटर्स प्लस बीआर
ये दोनों ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड पेएबल कैसे आ रहा है, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है, यहां मैंने क्लियर किया भी है। ट्रेड रिसीवेबल इज द सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, और यहां लिखा है बेटा ट्रेड पेएबल इज सम टोटल ऑफ क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल। सर हमें डेटर के बारे में भी पता है, अ पर्सन और एंटिटी टू whom goods are sold या services are rendered on credit in normal course of business। मतलब सिंपल सी बात है, हम जिसे बेच रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, उसमें हम क्या बोलने वाले हैं, डेटर। और क्रेडिटर कौन है, अ पर्सन और एंटिटी टू whom अमाउंट इज पेएबल अगेंस्ट परचेजेस ऑफ गुड्स और बिजनेस अवेल्ड टू बोथ इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी से ऑन क्रेडिट गुड्स परचेज कर रहा हूं, तो जिस इंसान से मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं ऑन क्रेडिट, वो इंसान जिससे मैंने परचेज किया, वो सप्लायर जिसे मैं क्या बोलने वाला हूं सर, क्रेडिटर बोलने वाला हूं। या फिर मैंने किसी से सर्विसेज ली हैं ऑन क्रेडिट, जिसका अभी तक पेमेंट नहीं किया मैंने, क्या वो भी मेरे लिए एक तरह का क्रेडिटर है? यस। एक आता है बेटा बिल्स रिसीवेबल और एक होता है बेटा बिल्स पेएबल। सर ये क्या चीज है, पहले तो मैं बता दूं, ये इसका एक प्रॉपर पूरा चैप्टर हुआ करता था, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ग्रेड 11th में। वो टॉपिक अब हटा दिया गया है, तो अब अगर इसे समझना है तो आप ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, चलो इसको समझते हैं बेटा। ओके, इसको हम समझते हैं बेटा, कौन होता है बिल्स रिसीवेबल और कौन सा होता है बिल्स पेएबल, वो हम समझते हैं बेटा। आप मुझे बताइए, लेटेस्ट सपोज मिस्टर एक्स, बेटा वैसे नाम तो कुछ और भी रख सकते हैं, बट हमारे लिए थोड़ा ये इजी रहता है, कन्वीनियंट रहता है। और एक है बेटा मिस्टर वाई, ठीक है बेटा? सर बिल्कुल सही। मिस्टर एक्स ने गुड सेल किया ऑन क्रेडिट टू मिस्टर वाई। क्लियर है बेटा? बिल्कुल सर क्लियर है। आप मुझे बताइए, आज की डेट में कोई ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ और सिर्फ सेल के ट्रांजैक्शन, मतलब कैश में ही ट्रांजैक्शन करेगा, क्रेडिट में नहीं? सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज आज की डेट में हर बिजनेस को कैश ट्रांजैक्शन तो करने ही है, साथ में क्रेडिट भी करने पड़ते हैं। जी हाँ, क्योंकि मार्केट में पॉलिसी ऐसी चल रही है, आपको क्रेडिट फैसिलिटी देनी ही होती है। अब प्रॉब्लम यह है, मिस्टर एक्स गुड्स बेचना चाह रहा है मिस्टर वाई को, बट मिस्टर वाई एक न्यू डेटर है, न्यू बायर। अब मुझे बताइए, क्या एक्स के लिए एक प्रॉब्लम है? हाँ, क्या प्रॉब्लम है सर? क्या मिस्टर वाई फ्यूचर में अमाउंट चुका पाएगा या नहीं? मिस्टर वाई, अब देखो बेटा, मिस्टर एक्स ने जब मिस्टर वाई को गुड सेल किया, तब मिस्टर एक्स ने क्या एंट्री पास की बेटा? इन्होंने एंट्री पास की मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इसका मतलब उस समय मिस्टर वाई क्या बन गए? डेटर बन गए। अब बायर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा बेटा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स यहां पर क्या बन गया बेटा? क्रेडिटर। ये बात तो आप जानते हैं सर, बिल्कुल जानते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, मिस्टर एक्स क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है 3 मंथ्स की। अब प्रॉब्लम ये है, कहीं ना कहीं मिस्टर एक्स के माइंड में ये है, काश कहीं मिस्टर वाई भाग गया तो पेमेंट कौन चुकाएगा? ऐसे तो हर कोई, अब प्रॉब्लम यह कि बिजनेस करना भी जरूरी है, नए बायर ऐड करना नए बायर ऐड करना भी जरूरी है।
क्योंकि आपको कहीं ना कहीं भरोसा तो दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, बिजनेस में रेवेन्यू कैसे बढ़ेगी, कैसे हमारी सेल बढ़ेगी। तो हमें नए बायर को ऐड करना होता है। बट प्रॉब्लम यह है कि नए बायर से डील करने के साथ साथ हमारे दिमाग में एक रिस्क भी रहती है। क्या मिस्टर वाई अगर वो कैश में पेमेंट कर देता है नया वाला बायर, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि जब आप ऑन क्रेडिट बेच रहे हो, ऑन क्रेडिट बेच रहे हो, तो हमें डर रहता है क्या फ्यूचर में मिस्टर वाई अमाउंट चुका पाएगा, क्या नया बायर फ्यूचर में अमाउंट चुका पाएगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मिस्टर एक्स ने एक बिल लिखा, मिस्टर एक्स ने एक बिल लिखा जिसकी एक्सेप्टेंस किसने दी, मिस्टर वाई ने दी। और उस बिल में क्या लिखा हुआ था, हे मिस्टर वाई, मैं तुम्हें जो गुड्स बेच रहा हूं इसका 3 मंथ्स जो मैं टाइम पीरियड दे रहा हूं उसमें मुझे अमाउंट मिल जाना चाहिए। इस बात का प्रॉमिस, इस बात का वचन, इस बात की राइटिंग में लिखा जाता है। और इस बात के लिए मिस्टर वाई ने साइन करके अग्री भी कर दिया, साइन करके अग्री भी कर दिया। क्या ये नॉर्मल पेपर है? नहीं सर। अगर बाई चांस, अब देखो यहां पर मैंने साइन कर दिया, मतलब मिस्टर वाई ने साइन कर दिया, 3 मंथ्स बाद लेटर ऑन अगर सोचो मिस्टर वाई मना कर देता है, तो क्या मिस्टर एक्स कोर्ट से उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे अमाउंट कलेक्ट कर सकता है? द आंसर इज यस। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि ये जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है, ये जो बिल लिखा गया है इनके बीच में, विच इज कवर्ड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जी हाँ, ये नॉर्मल पेपर नहीं है, ये नॉर्मल पेपर नहीं है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके बिहाफ पे आप क्लेम कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर इससे बेनिफिट क्या हुआ? मिस्टर एक्स को अब टेंशन नहीं रही कि भाई मुझे अमाउंट फ्यूचर में कलेक्ट होगा या नहीं। क्यों? अगर फ्यूचर में मिस्टर वाई डिफॉल्ट करता है तो मिस्टर एक्स किसकी हेल्प ले सकता है? कोर्ट की हेल्प ले सकता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल। मैं आपको सिंपली बोलना चाह रहा हूं कि बीआर और बिल्स पेबल का जो कॉन्सेप्ट मार्केट में आया, वो सिर्फ और सिर्फ क्यों आया? रिटर्न प्रॉमिस के लिए, रिटर्न प्रॉमिस कि हाँ भाई तुम्हें अमाउंट मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर जब मिस्टर एक्स को बिल मिलेगा तो मिस्टर एक्स अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा? मिस्टर एक्स अपनी बुक में एंट्री पास करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। ये एंट्री पास करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। और यहां पर मिस्टर वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? वो पास करेगा मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, टू बिल्स पेएबल। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। सर हुआ क्या, आपका एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर वाई कौन था? डेटर था। अब वो डेटर किस में कन्वर्ट हो गया है? बिल्स रिसीवेबल में। और यहां अगर मैं मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मिस्टर एक्स कौन था? क्रेडिटर था। अब क्रेडिटर की जगह नया क्या आ गया बेटा? बिल्स पेएबल। क्या आ गया बेटा? नया बिल्स पेएबल। इसलिए मैं बोलता हूं ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। नेक्स्ट बेटा ट्रेड पेएबल विच इज ऑल अबाउट क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ रही है? सर बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई डाउट ही नहीं है। ओके बेटा, अब ध्यान से समझो बेटा इस पॉइंट को। क्या अब ये प्रॉब्लम क्रिएट, अब आपकी ये प्रॉब्लम, ये आपका डाउट क्लियर हो गया? सर बिल्कुल क्लियर हो गया। ट्रेड रिसीवेबल मींस अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स एंड या और सर्विसेज और बोथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगेन अगर देखा जाए तो ट्रेड रिसीवेबल की जो डेफिनेशन है वो जस्ट लाइक डेटर की है, क्योंकि डेटर और बिल्स रिसीवेबल मिला के ही तो क्या बनता है? ट्रेड रिसीवेबल बनता है। ट्रेड पेएबल इज द अमाउंट पेएबल, और यहां क्या लिखा था बेटा? अमाउंट रिसीवेबल। तो ट्रेड पेएबल क्या है? इज द अमाउंट पेएबल अगेंस्ट परचेजेस ऑफ गुड्स एंड या और सर्विसेज और बोथ
इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अल्टीमेट हम कंक्लूड करते हैं, TR इक्वल्स टू सॉरी बेटा, TR इक्वल्स टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, और ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। यहां पर बिल्स रिसीवेबल एक तरह का क्या है बेटा? रिटर्न प्रॉमिस। जी हां, यहां पर आपको रिटर्न प्रॉमिस मिल रही है और यहां हम किसी को रिटर्न प्रॉमिस दे रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। आइए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिस्काउंट। आज के डेट में मार्केट के अंदर जब बिजनेस कोई करता है तो उसे कहीं ना कहीं कस्टमर को किसी ना किसी तरीके से डिस्काउंट देना होता है। हम तो रहे राजस्थानी लोग, मारवाड़ी लोग, हम सबसे पहले डिस्काउंट की बात करते हैं कि भाई साहब आप बताइए इसमें फ्री क्या है, इसमें डिस्काउंट कितना है। नालायकों, हम तो जब सब्जी लेने जाते हैं ना मार्केट में, तो ऊपर से धनिया मिर्ची डालने का तो हमारे यहां रूल बन चुका है। फ्री में क्या मिल रहा है, डिस्काउंट कितना है। अब पता है लोग भी फिर क्या मजे लेते हैं, वो सबसे पहले रेट ही डबल दिखाते हैं, फिर बोल देते हैं 80% ऑफ। अब मुझे बताइए 100 रुपीज वाली चीज के अगर 200 MRP लगा रखी है, फिर आपको बोले हैं कि 80% ऑफ, या मैं तो बोल रहा हूं 20% ऑफ, 30% ऑफ, तब भी उसे जो जितना अमाउंट रिकवर करना है वो तो कर ही रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आपको खुश भी कर रहा है और अपना मार्केट बिजनेस भी चला रहा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। सर डिस्काउंट क्या है? सिंपल सी अगर बात करें, डिस्काउंट जो है एक तरह का रिडक्शन है। रिडक्शन किसके अंदर? प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और इन अमाउंट डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड में बी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। ध्यान से सुनना, डिस्काउंट एक तरह का रिडक्शन है किसके अंदर बेटा? प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और इन अमाउंट। डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है। वो या तो इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है, या वो इन फॉर्म ऑफ कैश डिस्काउंट हो सकता है, या वो इन फॉर्म ऑफ रिबेट भी हो सकता है। सर अगर डिस्काउंट का मेन ऑब्जेक्टिव यहां क्लियर हो जाए तो पता लग जाएगा कि यहां ट्रेड डिस्काउंट है, यहां कैश डिस्काउंट है, या रिबेट है। अब बात करते हैं सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट की। It is the reduction allowed in the value of goods sold. Trade discount is given at the time of sale and is not recorded in the books of account. ध्यान से सुनना, ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? एट द टाइम ऑफ सेल, और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जब आप जर्नल एंट्री पास करते हैं तो वहां पर कहीं पर भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा जाता। बट क्या अमाउंट में इफेक्ट दिया जाता है? बिल्कुल सर, अमाउंट में इफेक्ट दिया जाता है। मैं बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करूंगा और यहां पर भी कर लूंगा, डोंट वरी। एक होता है बेटा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द अमाउंट पेएबल और रिसीवेबल बिकॉज ऑफ पेमेंट बीइंग रिसीव्ड और पेड एज एग्रीड। मतलब आप देखा जाए तो कैश डिस्काउंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है तुरंत पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट, शीघ्र से पेमेंट मिल जाए, बस ये मेन ऑब्जेक्टिव है। सर ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली जो मिलता है वो बल्क क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं तो मिलता है। नॉर्मली ट्रेड डिस्काउंट की अलग से कोई कंडीशन नहीं है कि हाँ भाई इसके लिए कैश में पेमेंट होना जरूरी है या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट चाहे ट्रांजैक्शन कैश में हो चाहे ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हो, ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा। बट कैश डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो या इमीडिएट पेमेंट करने की कंडीशन को कंप्लीट कर रहे हो। ध्यान से सुना, मैंने दो लाइन बातें बोली है, एक तो इमीडिएट पेमेंट करना, या फिर आपने डिसाइड कर रहा है कि कोई कुछ कंडीशन दे रखी है कि विद इन 10 डेज अगर पेमेंट कर दिया या विद इन 15 डेज अगर आपने पेमेंट कर दिया तो हम आपको सीडी अलाउ करेंगे, कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे। और सोचिएगा सामने वाले ने वो कंडीशन कंप्लीट कर दी तो क्या कैश डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो अल्टीमेट इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पेड अर्ली। पेड अर्ली। जहां ट्रेड डिस्काउंट
और कैश डिस्काउंट दोनों ही अप्लाई नहीं है, कोई और तीसरी ही कंडीशन है, तो वो अपने आप में फिर क्या हो जाएगा, रिबेट। डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर टू द परचेजर फॉर द रीजन अदर देन ट्रेड और कैश डिस्काउंट अलाउड आफ्टर द सेल हैज बीन मेड। क्या होता है, लेटेस्ट सपोज मैंने किसी को गुड्स बेचा और गुड्स लेटेस्ट सपोज अब कस्टमर के पास आ चुका है। अब प्रॉब्लम यह थी कि रास्ते में बारिश थी और बारिश की वजह से गुड्स डैमेज हो गया। गुड्स क्या हो गया बेटा, डैमेज हो गया। एक्चुअली सेलर की जिम्मेदारी थी कि कस्टमर तक गुड्स सेफली पहुंचाना, बट प्रॉब्लम यह हुआ नेचुरल कॉज हो गए, बारिश की वजह से वो गुड्स थोड़ा डैमेज हो गया। तो हमारे बायर ने कॉल किया सेलर को कि भाई साहब आपका गुड्स जो मुझे मिला है वो डैमेज कंडीशन में मिला है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे रिटर्न करना चाहिए या कुछ और। तो सेलर ने बोला कि भाई रिटर्न मत करो, एक काम करो, हम आपको 2% या 5% और डिस्काउंट दे देते हैं। तो यहां पर ये डिस्काउंट जो मिल रहा है, यहां पर जो डिस्काउंट मिल रहा है, यहां ना तो ट्रेड डिस्काउंट वाली बात अप्लाई हो रही है और ना ही कैश डिस्काउंट वाली बात अप्लाई हो रही है, ये अदर कॉज ही है, इसके अलग ही रीजन है। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे बेटा, रिबेट बोलेंगे, रिबेट बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है सर। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए। लेटेस्ट सपोज आपने गुड्स परचेज किया जिसकी लिस्ट प्राइस है बेटा, जिसकी लिस्ट प्राइस है ₹1,00,000, लिस्ट प्राइस है ₹1,00,000 और क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट गिवन है एट द रेट ऑफ 10%। कितना गिवन है, 10%। ट्रेड डिस्काउंट 10% गिवन है। ओके, तो 1,00,000 का 10% कितना हो गया सर, 10,000 हो गया और रिमेनिंग कितना अमाउंट बचा, 90,000। अब इस 90,000 में सीडी माइनस करेंगे जितना भी है, लेटेस्ट सपोज 5% था वो हमने माइनस किया, कितना हो गया बेटा 4,500। तो अल्टीमेट पीछे क्या आ गया 85,500। ठीक है बेटा, ये आपका नेट अमाउंट आ गया। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब आप जर्नल एंट्री पास करेंगे तो कैश डिस्काउंट तो रिकॉर्ड होगा, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा, बट क्या अमाउंट में इफेक्ट दिया जाएगा? हाँ, अमाउंट में तो हम इफेक्ट देंगे, बट कहीं पर भी जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इस बात को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। कहां पर? हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 में। बट क्या कैलकुलेशन का ये प्रोसेस रहता है? हाँ, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा एंड देन कैश डिस्काउंट। अगर सोचो यहां पर पेमेंट 50% कैश में होता तो फिर मैं क्या करता, 90,000 के दो पार्ट बनाता, 90,000 के दो पार्ट बनाता। ठीक है, एक हो गया बेटा 45,000 और अगेन रिमेनिंग 45,000। सोचो 50% अमाउंट ही इमीडिएट पेमेंट हो रहा है, तो फिर सीडी फिर एक फर्स्ट 50% जो भी था हम उस पर कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब एक 50% जो है जो आपका इमीडिएट पेमेंट हो रहा है उस पर तो हम सीडी कैलकुलेट कर लेंगे और रिमेनिंग 50% पे फिर हम सीडी कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये वाला इस तरह से प्रोसेस रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। तो अल्टीमेट कंक्लूजन ये है, डिस्काउंट का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स। देखो बेटा, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर मैं गुड्स की प्राइस में रिडक्शन कर रहा हूं और रिडक्शन करने का ऑब्जेक्ट अगर अर्ली पेमेंट है तो मैं क्या बोलने वाला हूं, कैश डिस्काउंट। अगर बल्क क्वांटिटी है जिसके लिए और कोई कंडीशन अलग से नहीं है तो वो हो गया ट्रेड डिस्काउंट। और जहां ना तो ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है ना कैश डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है, कोई तीसरी कंडीशन ही है, तो उस समय हम बोलने वाले हैं उस डिडक्शन को क्या बोलने वाले हैं, रिबेट। क्या बोलने वाले बेटा, रिबेट बोलने वाले हैं। क्लियर है बेटा? अगर मैं रिबेट किसी को दे रहा हूं तो वो मेरे लिए खर्चा है, अगर मैं किसी को कैश डिस्काउंट दे रहा हूं तो वो मेरे लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस है, लॉस है। बट अगर मुझे मिल रहा है, चाहे वो कैश डिस्काउंट हो चाहे रिबेट हो, मुझे मिल रहा है तो वो मेरे लिए फिर क्या है, वो मेरे लिए इनकम वाली बात है। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, रेवेन्यू वर्सेस इनकम।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार बच्चों को लगता है कि ये दोनों ही सिमिलर हैं, ये दोनों ही सिमिलर हैं, बट ऐसा नहीं है बेटा, इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बेटा? अगर मैं रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करूं तब जाके क्या आएगा? इनकम। अब आप इस पॉइंट से पूरी कहानी समझ चुके हैं बेटा। रेवेन्यू में से अगर मैं एक्सपेंस को माइनस करूं तो क्या निकल के आता है बेटा? इनकम निकल के आता है। आप इस पूरी पिक्चर, ये पूरा जो ड्रामा है ना, इस एक छोटी सी लाइन से आप समझ चुके हैं। मतलब ये हुआ सर, जो ग्रॉस अमाउंट होता है, सर जो ग्रॉस अमाउंट है, उस ग्रॉस अमाउंट को तो मैं क्या नाम देने वाला हूं? ग्रॉस अमाउंट को मैं नाम देने वाला हूं रेवेन्यू। लेटेस्ट सपोज इस पेन को मैं मार्केट में 100 रुपीज में सेल कर रहा हूं। कितने में सेल कर रहा हूं? 100 रुपीज में सेल कर रहा हूं। तो बताइए मेरे लिए रेवेन्यू क्या है? 100 रुपीज। बट इसको जब मैंने परचेज किया तो मेरी पॉकेट से 70 रुपीज लगे, तो बेटा मेरे लिए एक्सपेंस क्या है? 70 रुपीज। बताइए अब मेरी इनकम कितनी है? इनकम हो गई सर 100 रुपीज मेरा रेवेन्यू है, 70 रुपीज मेरा एक्सपेंस है, तो मेरी इनकम हो गई सर 30 रुपीज। तो इसका मतलब ये हुआ इनकम जो है विच इज ग्रेटर देन एक्सपेंस। रेवेन्यू का वो पोर्शन जो एक्सपेंस से कितना ज्यादा है, रेवेन्यू का वो अमाउंट ऑफ पोर्शन जो एक्सपेंस से कितना ज्यादा है, एक्सपेंस से कितना ज्यादा है, वो आपकी इनकम है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। अब मैं आगे जाके आपको यह भी पढ़ाऊंगा कि इनकम को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक प्रॉफिट और दूसरा गेन। देखो बेटा आप समझ सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू व्हाट? इनकम। और इनकम के यहां पर दो पार्ट हो सकते हैं, एक हो सकता है प्रॉफिट, एक हो सकता है गेन। हम समझेंगे उसको भी डिटेल में। सर रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज द टोटल अमाउंट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जी हां, ध्यान से सुनना बेटा। और यहां पर वर्ड लिखा बिफोर डिडक्टिंग एनी एक्सपेंस। जी हां, रेवेन्यू को ग्रॉस इनफ्लो बोला जाता है जिसमें से अभी एक्सपेंस माइनस नहीं हुए। मैंने बोला मैंने 100 रुपीज में ये पेन सेल किया है, तो बेटा मेरी रेवेन्यू कितनी है? 100। ओके। और बात करें इनकम की, तो इनकम इज द प्रॉफिट, या मैं बोल सकता हूं बेनिफिट earn after deducting all expenses and losses from the revenue. It represent the true earning of the business. क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। एक एग्जांपल बात करते हैं। एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है जिसका टोटल इनफ्लो कितना है रेवेन्यू का? 10 लाख। तो रेवेन्यू कितनी हो गई बेटा? 10 लाख। जब बात करते हैं एक्सपेंस की और इनकम की, तो यहां पर पॉइंट क्या है? फ्रॉम द अबव रेवेन्यू इफ टोटल एक्सपेंस आर रुपीज 7,50,000। बेटा एक्सपेंस कितना दे रखा है? 7,50,000 दे रखा है। आप मुझे बताइए इस वक्त फिर इनकम कितनी है? तो इनकम का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू कितनी बेटा? 10 लाख। एक्सपेंस कितना है? 7,50,000। तो बताइए मेरी इनकम कितनी हो गई? 2,50,000। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। बिल्कुल बिल्कुल आसान है सर। ग्रॉस अमाउंट जो है, ग्रॉस अमाउंट उसे मैं क्या बोलने वाला हूं? रेवेन्यू। और इनकम किसको बोलने वाला हूं? एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो बचा उसे मैं क्या बोलने वाला हूं? इनकम बोलने वाला हूं। नेट रेवेन्यू बोल सकते हैं। हमें एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसे मैं क्या बोलने वाला हूं? इनकम। और ये इनकम दो प्रकार की हो सकती है, वो प्रॉफिट भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। सर प्रॉफिट कब होगा? सर प्रॉफिट कब होगा? लेटेस्ट सपोज मैं स्टेशनरी बिजनेसमैन हूं और स्टेशनरी सेल करने से अगर मुझे इनकम हुई, स्टेशनरी बिजनेस है मेरा और स्टेशनरी सेल करने से अगर मुझे इनकम होती है तो उसे मैं क्या नाम दूंगा? वो कैसी इनकम? इनकम के दो पार्ट है बेटा, इनकम के दो पार्ट है, पहला प्रॉफिट, दूसरा गेन। तो अगर मेरा स्टेशनरी बिजनेस है और स्टेशनरी
स्टेशनरी सेल करने से अगर मुझे इनकम हुई है तो इसे बोलने वाला हूं प्रॉफिट। बट सोचो मैंने पुराना फर्नीचर सेल किया, पुराना फर्नीचर सेल किया और उससे कोई इनकम जनरेट हुई है तो उसे मैं क्या बोलने वाला हूं सर? मैं गेन बोलने वाला हूं। क्या बोलने वाला हूं बेटा? गेन बोलने वाला हूं। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है, कोई डाउट ही नहीं है। एनी डाउट सर? बिल्कुल डाउट नहीं। ओके बेटा, ये वाला पार्ट तो बेटा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक प्रॉफिट गेन वाला पॉइंट समझा देता हूं। ये रहा बेटा प्रॉफिट गेन। मैंने बोला था प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और इनकम एक्सपेंसेस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एक एग्जांपल से समझते हैं इस पॉइंट को। लेटेस्ट सपोज एक शॉप जो अपना गुड्स बेच रहा है, कितने में बेच रहा है बेटा? 1,20,000। उसके एक्सपेंस कितने बेटा? 90,000। तो देखा जाए तो मैं यहां पर इनकम की अगर बात करूं तो वो इनकम कितनी हो गई सर? 30,000। बट इस इनकम को मैंने एक नाम देना है और वो नाम क्या आएगा बेटा? प्रॉफिट। क्यों सर प्रॉफिट नाम क्यों है? बिकॉज ये सेल किस में डील कर, ये सेल जो है वो किससे रिलेटेड है? गुड्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? गुड्स। सर यही बात अगर एसेट से रिलेटेड होती, किससे रिलेटेड होती? एसेट्स। चेक करते बेटा, एक मशीन बेच रहे हो आप और मशीन कितने में बेच रहे हो बेटा? 50,000 में। उसको आपने कितने में परचेज किया था? 30,000। तो बताओ यहां जो इनकम हो रही है उसे मैं क्या नाम देने वाला हूं? गेन। क्या नाम देने वाला हूं? गेन नाम देने वाला हूं। ध्यान से सुनना। तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट वर्ड विच इज यूज्ड फॉर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मींस आप जिस चीज का व्यापार कर रहे हो, जिस चीज का व्यापार कर रहे हो, जो गुड्स है आपके लिए, वहां पर गुड्स बेचने से अगर बेनिफिट हो रहा है विच इज ऑल अबाउट प्रॉफिट। और कहीं पर आप एसेट्स बेच रहे हो और एसेट्स बेचने से अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? गेन। क्या प्रॉफिट हमेशा होने वाली एक्टिविटी है? हाँ, क्योंकि आप गुड्स तो भाई आप जिस चीज का व्यापार कर रहे हो उसको हमेशा खरीदोगे भी, हमेशा बेचोगे भी, ये वाली एक्टिविटी रेगुलर होगी। बट जो गेन है, सोचो मेरा स्टेशनरी बिजनेस है और मैं फर्नीचर बेच रहा हूं, पुराना फर्नीचर। क्या फर्नीचर में हमेशा बेचता हूं? नहीं। तो सर मैं अगर ऐसा कर रहा हूं तो ये अपने आप में क्या हो गया? इररेगुलर है। क्या बेटा? इररेगुलर। और प्रॉफिट कभी कभी बेटा लॉस भी हो सकता है। मैं बोलना चाह रहा हूं लेटेस्ट सपोज नॉर्मली जो इनकम होती है विच इज ऑल अबाउट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, विच इज ऑल अबाउट इनकम। ठीक है बेटा। और सोचिएगा ये गुड्स से रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा? गुड्स से रिलेटेड है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू इनकम होता है और ये गुड्स से रिलेटेड है। सोचो यहां पर आपकी इनकम लेटेस्ट सपोज 10,000 है और आपके एक्सपेंस जो है वो लेटेस्ट सपोज 12,000 है। ध्यान से सुनना, आपके जो रेवेन्यू है वो लेटेस्ट सपोज 10,000 है और एक्सपेंस जो है लेटेस्ट सपोज 12,000 है। आप मुझे बताइए यहां जो इनकम हो रही है वो नेगेटिव कितनी हो रही है? 2,000। और ये नेगेटिव जो इनकम हो रही है और ये गुड्स से रिलेटेड है, तो क्या मैं लॉस बोल सकता हूं? जी हां, 2,000 का लॉस बोल सकते हैं। बिजनेस इंकर एक्सपेंस ऑफ रुपीज 1,10,000, जहां रेवेन्यू कितनी थी बेटा? 90,000। आप मुझे बताइए क्या यहां पर एक्सपेंस ज्यादा है? सर बिल्कुल ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 20,000 ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई डाउट? सर बिल्कुल डाउट नहीं है। ओके बेटा, यहां तक पढ़ने के बाद अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? हमने अभी क्या कवर किया बेटा? एक हमने कवर किया है, एक हमने टॉपिक कवर किया बेटा डिस्काउंट। ठीक है, उसके बाद हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा, हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा, उसके बाद में हमने
चलो बेटा, अब हम इस पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है बेटा इनसॉल्वेंट। हम कई बार हिंदी भाषा में बोलते हैं दिवालिया। वर्ड जो दिवालिया होता है उसका मतलब होता है बेटा इनसॉल्वेंट। क्या बेटा होता है? इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट एक वो पर्सन या एंटरप्राइज है विच इज नॉट इन पोजिशन टू पे इट्स डेप्ट। वो पोजीशन में नहीं है। किस पोजीशन में? अमाउंट पे करने की पोजीशन में नहीं है। उसे क्या बोलते हैं बेटा? इनसॉल्वेंट बोलते हैं। लेटेस्ट सपोज कोई बैंकरप्ट हो गया और वो अमाउंट पे करने की पोजीशन में नहीं है और उनको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, मींस वो पर्सन अमाउंट पे करने की पोजीशन में नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल सर। सॉल्वेंट जस्ट अपोजिट है। सॉल्वेंट वो पर्सन या एंटरप्राइज है विच इज इन पोजीशन टू पे इट्स डेप्ट। वो पर्सन या वो एंटिटी, वो एंटरप्राइज जो अमाउंट पे करने की पोजीशन में है आउटसाइडर को, तो वो अपने आप में बेटा सॉल्वेंट है। क्या बेटा? सॉल्वेंट। और एंट्री का मतलब ये होता है अ ट्रांजैक्शन या फिर इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री। अगर आप किसी ट्रांजैक्शन या इवेंट या ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दोनों आप जो है ट्रांजैक्शन या फिर इवेंट आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे मैं क्या बोलने वाला हूं? एंट्री बोलने वाला हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज ऑल अबाउट फाइनल अकाउंट्स। आप जानते हैं हमने पढ़ा था बेटा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़ा था बेटा? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हमने फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ा था विच इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या पढ़ा था बेटा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और आप जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये सारे के सारे बेटा क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है विच इज ऑल अबाउट फाइनल अकाउंट्स। इसको आप फाइनल अकाउंट्स भी बोल सकते हैं। आप जानते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां पर हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था एक समराइजिंग करके टॉपिक एक्टिविटी पढ़ी थी। समराइजिंग इंक्लूड ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। सर वो फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से हैं? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट है बेटा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और एक बैलेंस शीट है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताते हैं बेटा? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताते हैं। और बैलेंस शीट क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड। कब प्रिपेयर किए जाते हैं? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जी हां, हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 एंड चैप्टर नंबर 19 के अंदर कि एक सोल प्रोप्राइटर अपने फाइनल अकाउंट्स बनाता है। सर वो कैसे बनाता है, किस तरह से लिखता है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 में। मैं अभी आपको बता देना चाह रहा हूं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम फाइनल अकाउंट्स के नाम से भी जानते हैं, सर ये बनता कब है? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। सर ये कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स होते हैं? सर एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और एक बैलेंस शीट होती है। सर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं क्या नाम देने वाला हूं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताते हैं? बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं दीज स्टेटमेंट शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। एंड बैलेंस शीट क्या बताता है कि बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है। इसका मतलब दिस बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए बेटा, एक हम पढ़ने वाले हैं बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डेबिट एंड क्रेडिट वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं बेटा। बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करें बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट आर द बुक्स in which all financial transaction of a business are recorded in a systematic manner। जी हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट वो बुक्स है जहां पर हम सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस के रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बेटा। अब ये बुक्स जो हैं वो प्राइमरी बुक्स भी हो सकती हैं, सेकेंडरी बुक्स भी हो सकती हैं। सब प्राइमरी बुक्स की अगर बात करें तो स्मॉल बिजनेसमैन के लिए जर्नल क्या है बेटा? प्राइमरी बुक्स। अगर मैं लार्ज बिजनेसमैन की बात करूं तो कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग वो तीनों इन
देखो बेटा, आपको मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, स्मॉल बिजनेसमैन फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कहां करता है? जर्नल में। बट जो लार्ज बिजनेसमैन है, इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग सिंगल बुक्स ही मेंटेन्स वेरियस बुक्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या वो फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा है? जी हाँ। तो फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है, उसे मैं बोलने वाला हूं बेटा प्राइमरी बुक्स। क्या बोलने वाला हूं बेटा? प्राइमरी बुक्स बोलने वाला हूं। और सेकेंडरी बुक्स क्या है बेटा? सेकेंडरी बुक्स की अगर बात करें, बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द प्राइमरी बुक्स आर क्लासिफाइड एंड समराइज, ये सारी की सारी फिर क्या हो जाएगी? सेकेंडरी बुक्स हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। एक हमें पढ़ना है अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है बेटा डेबिट और एक होता है बेटा क्रेडिट। अकाउंटिंग के दो एस्पेक्ट होते हैं, और मतलब दो इफेक्ट है। हर ट्रांजैक्शन जहां कुछ डेबिट होगा और इक्वल अमाउंट कहीं ना कहीं क्रेडिट भी होगा। हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। सर दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेटा डबल एंट्री सिस्टम और एक होता है बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम। अंडर द डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग हैव टू एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू एस्पेक्ट। मतलब उस सिस्टम में जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा। और ये बाकी जो कहानियां हैं, एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, लॉस, लायबिलिटीज, कैपिटल इनकम, ये सारा कुछ हम चैप्टर नंबर 6 में कवर करेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। सिंपली आपको अभी ये समझना है कि हर ट्रांजैक्शन अंडर द डबल एंट्री सिस्टम जिसके दो एस्पेक्ट होते हैं, फर्स्ट डेबिट, सेकंड क्रेडिट। ठीक है बेटा? हाँ, एवरी ट्रांजैक्शन इन अकाउंट्स has a two aspect. First is debit and other is credit. The terms are used to record the increase or decrease in the assets, liabilities, capital, income और expense। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेना है, लेटेस्ट सपोज मैंने रेंट पे किया, तो बताइए रेंट जब पे किया आपने कैश में, तो बताइए यहां पर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रेंट। क्रेडिट कौन सा होगा? कैश। ठीक है बेटा? तो रेंट आपका ड्यू टू एक्सपेंस अकाउंट, ये डेबिट हो जाएगा। कैश आपका एसेट्स अकाउंट है, बट ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए जितना आपने डेबिट किया है क्या उतना ही आपने क्रेडिट किया? बिल्कुल। सर ये करते कैसे हैं? ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। ओके, उसके बाद हमें पढ़ना है बेटा, ये 2 पॉइंट और पढ़ने हैं, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। एक पॉइंट पढ़ना है बेटा बैड डेब्ट्स और एक पढ़ना है बेटा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जब कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए और उनसे अगर हमें पैसे नहीं मिले, तो जितना पैसा अनरिकवर्ड है क्या मैं उसे बैड डेब्ट्स बोल सकता हूं? सर बिल्कुल आप बैड डेब्ट्स बोल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जितना अमाउंट आपको नहीं मिलेगा वो आपके लिए बेटा एक्चुअल में क्या है? लॉस है, जिसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। किस नाम से? बैड डेब्ट्स नाम से। एक एग्जांपल समझते हैं बेटा। अमित ने राहुल को गुड्स बेचा ऑन क्रेडिट ₹10,000। राहुल बिकम इंसॉल्वेंट। राहुल क्या हो गया बेटा? इंसॉल्वेंट हो गया। ही इज नॉट कैपेबल टू पे द आउटसाइडर, कैन नॉट पे द अमाउंट। अमित राइट्स ऑफ 10,000 एज अ बैड डेब्ट्स। जी हाँ, यहां पर फुल बैड डेब्ट्स हो रहा है। या कभी कभी ऐसा भी होता है सर 50% अमाउंट रिकवर हो गया या 60% अमाउंट रिकवर हो गया। सर प्रैक्टिकली वो होता है। तो जितना अमाउंट रिकवर नहीं हुआ हम तो उसको बोलने वाले हैं बैड डेब्ट्स। यहां पर पूरा के पूरे 10,000 नहीं मिल रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा 10,000 किस नाम से डेबिट हो जाएगा? 10,000 के नाम से, बैड डेब्ट्स के नाम से हम लिख लेंगे। बैड डेब्ट्स आर द डेब्ट्स और अमाउंट owned by the customer that are considered uncollectible and cannot be recovered। ये बिजनेस के क्या है? ये बिजनेस का एक तरह का लॉस है बेटा। ठीक है बेटा? ओके, एक होता है बेटा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। सोचो मेरे को प्रीवियस ईयर किसी डेटर से अमाउंट रिकवर नहीं हुआ ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने किसी को गुड्स बेचा था, बट ड्यू टू इंसॉल्वेंसी अमाउंट रिकवर नहीं हुआ लास्ट ईयर। मैंने उस अमाउंट को बैड डेब्ट्स के नाम से रिकॉर्ड किया, बट
सोचिएगा वो बेड डेप्स जो मैंने रिकॉर्ड किया है, बेड डेप्स जब रिकॉर्ड करते हैं ना बेटा, तो आप डेटर अकाउंट इमीडिएटली क्लोज कर देते हैं, फिर आप उस डेटर से पैसा नहीं मांगते। बट सोचिएगा एक डेटर बहुत नेचर वाइज अच्छा था, उसने नेक्स्ट ईयर ही वो पैसा लौटा दिया, हमने तो क्या मान लिया था, बेड डेप्स। बट वो बेड डेप्स जो हमने ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, वो पैसा अगर हमें रिकवर होता है, वो पैसा अगर हमें रिकवर होता है, उसे बोलते बेटा बेड डेप्स रिकवर्ड। क्या बोलते बेटा, बेड डेप्स रिकवर्ड। एक कस्टमर जो अमाउंट पे कर रहा है लेटर ऑन, और बिजनेस वो अमाउंट रिकवर कर रहा है। बेड डेप्स इज द रिकवर्ड आर दोज अमाउंट विच आर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज अ बेड डेप्स बट लेटर रिसीव्ड इन द कैश और बैंक। क्या मेरी बात समझ में आती है? बेड डेप्स रिकवर्ड आप किसे बोलने वाले हैं, वो अमाउंट बेड डेप्स का जो आपने पिछले साल या प्रीवियसली आपने इसको रिटर्न ऑफ किया है एज अ बेड डेप्स, जो पैसा नहीं मिला था आपको, आपने उसको किस नाम से दिखाया, बेड डेप्स के नाम से। बट वो पैसा आज मिल रहा है, उसे मैं क्या बोलने वाला हूं, बेड डेप्स रिकवर्ड बोलने वाला हूं। तो इसका मतलब अब सर बेड डेप्स रिकवर्ड मेरे लिए इनकम वाली बात है, तो मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्स रिकवर्ड। सर डेटर क्यों नहीं आ रहा है यहां पर, सिंपल सी बात है, डेटर अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो गया जब आपने बेड डेप्स को रिकॉर्ड किया। जब आपने बेड डेप्स को रिकॉर्ड किया उसी समय आपका डेटर अकाउंट क्लोज हो चुका है। इस बात की चर्चा हम फिर करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। द अमाउंट ऑफ 10,000 रिटर्न ऑफ बेड डेप्स फ्रॉम राहुल वॉज लेटर रिसीव्ड। बेटा आपके राहुल से जो पैसा यहां पर डूब चुका था, तो आपने यहां एंट्री क्या पास की, बेड डेप्स अकाउंट डेबिट टू राहुल। डेटर कौन है मेरा, राहुल, यहां पर डेटर है। बट ये पैसा आपको फ्यूचर में मिल जाता है, तो अब जो एंट्री बनेगी वो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल नहीं बनेगी, यह एंट्री बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्स रिकवर्ड। राहुल नहीं लिखेंगे बिकॉज राहुल अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो गया है, ऑलरेडी क्लोज हो गया है। तो सिंपली कंक्लूजन क्या निकला बेटा, कंक्लूजन ये निकला है बेड डेप्स जो है वो मेरा लॉस है, बट बेड डेप्स रिकवर्ड मेरा एक गेन है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक पॉइंट और भी है सर, बैलेंस शीट और बुक वैल्यू सर क्या है? सर आपने पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, और आप जानते हैं फाइनल अकाउंट्स जो है कौन कौन से होते हैं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इसका मतलब बैलेंस शीट जो है वो पार्ट है किसका बेटा, फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी, क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। तो इसका मतलब ये हुआ बैलेंस शीट जो है इसका लगभग फॉर्मेट ऐसा रहता है, एक तरफ एसेट्स रहती है और एक तरफ लायबिलिटीज रहती हैं। बैलेंस शीट हमेशा फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये हुआ कि बिजनेस के पास क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या लायबिलिटीज हैं, वो बताती है। क्या सर हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे? बिल्कुल हम सीखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 18 के अंदर हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। क्या सर बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है? सर बिल्कुल एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। बैलेंस शीट एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको आप फाइनल अकाउंट्स का पार्ट भी बोल सकते हो, फाइनल अकाउंट्स का पार्ट भी बोल सकते हो, जो कब बनाई जाती है, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, और क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि आपके पास एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है और ओनर्स इक्विटी क्या है। सर बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रखी है, सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। बुक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एसेट्स विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जी हाँ, बुक वैल्यू का मतलब ही क्या होता है, वो वैल्यू जो आपने कहीं ना कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रखी है,
जी हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रखी है। आप जानते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में कहीं ना कहीं। आपको एसेट्स जो दिखानी है, और एसेट्स आप कौन सी वैल्यू पे दिखाते हैं, जिस वैल्यू पे आपने परचेज किया। जी हाँ, और अब ओरिजिनल जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो मैं ये बोलने वाला हूं बुक वैल्यू क्या होती है, आपकी जो परचेज वैल्यू है सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, बुक वैल्यू क्या है बेटा, आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है माइनस जो डेप्रिसिएशन है। तो ये आपकी बुक वैल्यू है जो आप बुक्स में रिकॉर्ड करने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ, कभी भी मैं ये नहीं बोल सकता कि बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर हो, कभी नहीं, कभी नहीं। बुक वैल्यू कभी भी मार्केट वैल्यू के बराबर नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल, इट इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केट वैल्यू, इट इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केट वैल्यू। ठीक है बेटा, चलो ये पॉइंट हो गया था बेटा, ये भी हो गया था, एक पॉइंट बाकी है शायद। कॉस्ट और वाउचर, ये लास्ट टॉपिक है। वैसे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे बेटा सोर्स डॉक्यूमेंट, जहां हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर कई सारे सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे और अलॉन्ग विद हम वाउचर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आप जानते हैं जब भी अकाउंटिंग करनी होती है तो कोई ना कोई एविडेंस चाहिए। क्या चाहिए बेटा? एविडेंस चाहिए। लेटेस्ट सपोज मैंने कहीं से गुड्स खरीदा, चाहे वो कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, क्या हमें उसके बदले में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिला होगा? चाहे कैश मेमो मिला हो, चाहे इनवॉइस मिला हो, या फिर हम जिसको बिल बोलते हैं बिल मिला हो, क्या हम उसके बिहाफ पे अकाउंटिंग करेंगे? बिल्कुल। वाउचर्स इज द डॉक्यूमेंट या प्रूफ supporting a financial transaction. It is used to record an authorized business transaction. जी हाँ, वाउचर्स जो है वो एक तरह का डॉक्यूमेंट है, वो एक तरह का प्रूफ है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। एवरी ट्रांजैक्शन in a business should be supported by vouchers. It is the evidence of transaction. It helps in maintaining accuracy and authenticity of record. A shop pay 5,000 for rent. The payment is supported by rent receipt which act as a voucher of the transaction. क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल सर, और भी वाउचर हो सकते हैं। हाँ, कैश रिसिप्ट है, कैश पेमेंट है, परचेजेस इनवॉइस है, सेल्स इनवॉइस है, कॉन्ट्रा वाउचर्स है, ये सारे के सारे। नो ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विदाउट अ वाउचर्स। वाउचर इज अ प्रूफ, अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल सर, और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि वाउचर्स भी हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं, नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स भी होते हैं, वो हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 7 के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आती है बेटा वो आती है कॉस्ट। सर कॉस्ट क्या है? अगर मैं सिंपल सी बात करूं, कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर आप बना रहे हो तो वो घर में कितने में पड़ी। सिंपल सी बात है। लेटेस्ट सपोज मैं ये बॉम्ब बना रहा हूं, तो ये बॉम्ब को बनाने में कितना खर्चा लगा, वो अपने आप में क्या है बेटे? मेरी कॉस्ट है। तो लेटेस्ट सपोज मैंने गुड्स परचेस किया। लेटेस्ट सपोज मैं केक बना रहा हूं, तो केक बनाने के लिए मुझे पहले रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, तो प्राइस पेड टू रॉ परचेज गुड्स। उसके बाद उसको बनाने की कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस इंकर्ड इन द प्रोडक्शन। ठीक है, एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग गुड्स टू द बिजनेस। हाँ, कई बार हम बाहर से जब गुड्स होलसेल रेट में खरीदते हैं और अपनी शॉप तक लेके आते हैं, तो उसके जो बीच का खर्चा है ना, वो भी बेटा किसका पार्ट है? कॉस्ट का ही पार्ट बनेगा। कन्वर्जन कॉस्ट इंकर्ड इन दी कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। सर ये वाला कन्वर्जन कॉस्ट भी किसका पार्ट है? कॉस्ट का पार्ट है। जी हाँ, कॉस्ट रिप्रेजेंट द सैक्रिफाइस ऑफ द रिसोर्सेज टू ऑब्टेन समथिंग। इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड इन बाइंग, प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इट हेल्प इन डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। कॉस्ट इज द amount of money
incurred or paid to acquire goods or services used in the business for earning revenue। सिंपल सी बात है, आप गुड्स को खरीदने के लिए कितना अमाउंट पे कर रहे हो या सर्विसेज को यूज करने के लिए आप कितना अमाउंट पे कर रहे हो। इट इज ऑल अबाउट कॉस्ट। सिंपल सी बात, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैं सिंपल सी बात क्या बोलने वाला हूं कि आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसको बनाने में कितना खर्चा आया, कितना आपका टोटल एक्सपेंस हुआ। इट इज ऑल अबाउट कॉस्ट। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। क्या हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए? एक बार चेक कर लें सर। बिल्कुल हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। इस तरह से ये आपका चैप्टर खत्म होता है। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Okay, let's go.